और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है स्थानीय कल्याण के लिए वैश्विक सहयोग। स्थानीय कल्याण यानी विभिन्न देशों में अगर हमें पुलिसिंग को मजबूत करना है, अपराध पर लगाम लगानी है, तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को सहयोग करना बहुत जरूरी है। और यही मंत्र जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मंच पर जब अपना संबोधन दिया तो उसको सामने रखा। और इसी विशेष पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ML शर्मा जी, जो CBI के पूर्व विशेष निदेशक हैं। स्वागत है आपका शर्मा जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी, जो पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम जी, आपका भी स्वागत। शुरुआत भी आप ही से करती हूं। विक्रम जी, हम जानते हैं कि कैसे बदलते वक्त के साथ सबका साथ आना, सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है। विश्व भर में जो आपराधिक संगठन, जो आपराधिक नेटवर्क फैला है, इंटरपोल का प्रयास होता है कि उसे टारगेट किया जाए। सभी देशों को सहयोग करना जरूरी है। लेकिन यहां विक्रम जी बड़ा सवाल, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की बात कही, क्या अब यह वक्त आ गया है कि आतंकवाद को भी इंटरपोल के मुख्य एजेंडे में, लक्ष्य में शामिल किया जाए? क्योंकि जितने संगठित आपराधिक गुट हैं वो आतंकवाद से भी जुड़े हुए हैं। ममता जी नमस्कार, श्री ML शर्मा सर नमस्कार। अब ये विकल्प नहीं है, ये ममता जी अब एक अनिवार्यता हो गई है। अंतरराष्ट्रीय चरमपंथी और टेररिज्म अब किसी एक राष्ट्र का सामर्थ्य नहीं है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। अंतरराष्ट्रीय समन्वय और अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाएं हैं आपराधिक अनुसंधान की, डेटाबेस की, उसका समावेश करना अपनी विवेचना में वो आवश्यक है। ये कदाचित एक राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। जब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का भंडारण इंटरपोल के पास 19 डेटाबेस हैं और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इस तरीके की तमाम प्रक्रियाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए अगर इस प्रकार की अगर चरमपंथी है, टेररिस्ट गैंग्स हैं, क्योंकि बाउंड्रीज तो देशों की है और देश की पुलिस बलों की है, लेकिन जो चरमपंथी है उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। उनका ये एक लाभकारी एक ये रणनीति रहती है, किस प्रकार भारत पे क्राइम करके पाकिस्तान चले जाए, श्रीलंका चले जाए, बांग्लादेश चले जाए। इसलिए इंटरपोल की अनिवार्यता और प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसके माध्यम से जो डेटाबेस है, जिस प्रकार का डेटा और जिस प्रकार के संसाधन और जो उनकी जो महारत है इन्वेस्टिगेशन में, वो उपलब्ध कराती है और सभी को उपलब्ध कराती है। लेकिन जो बॉटम लाइन ममता जी ये है कि अगर दूसरा देश सहयोग न करना चाहे, जैसे पाकिस्तान को अगर आप ले लें, वो दाऊद इब्राहिम को न देना चाहे भारत के विरोध के बावजूद भी, तो इंटरपोल केवल परामर्श और रेड नोटिस को चस्पा करा सकता है, लेकिन सुनिश्चित नहीं करा सकता है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान हिंदुस्तान को समर्पित करे। इसलिए इन सीमाओं के बावजूद भी ममता जी ये एक बहुत अच्छा एक मंच है, प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मोडस ऑपरेंडाई, इसके अतिरिक्त जो डेटा इनके पास है 24/7 सभी पुलिस बलों को उपलब्ध है, सभी राष्ट्रों को उपलब्ध है। और इसके बहुत मेंबर्स है, 195 नेशन विश्व के इसके सदस्य हैं। इसलिए आप समझ सकती हैं ममता जी कितना जबरदस्त इनका डेटाबेस होगा। DNA से लेकर के फिजिकल फीचर्स से लेकर के मोडस ऑपरेंडाई तक, बैंक बैलेंसेस, स्टेटमेंट्स आदि सब इनके पास उपलब्ध रहते हैं। और जैसी आवश्यकता होती है वो उन पुलिस बलों को उपलब्ध कराया जाता है ममता जी। जी ML शर्मा जी, चूंकि विभिन्न देशों का सहयोग जरूरी है और भारत में CBI इंटरपोल के साथ मिलकर काम करती है, ऐसे में हमने ये भी देखा है कि भारत की ओर से जो रेड कॉर्नर नोटिस के लिए रिक्वेस्ट जाती है, उसके लिए कई बार डिले भी होता है। चाहे मेहुल चौकसी की बात करें या नीरव मोदी की बात करें इत्यादि, ये सभी हमने देखा कि बहुत बार डिले हो जाता है इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने को लेकर। जब CBI अपने भारत की मुश्किलों के लिए जब इनको कांटेक्ट करती हैं, क्या कोई प्रक्रियागत सुधार आपको लगता है जरूरी है, ताकि इस तरह के अनुरोध या ऐसे अपराधी बच ना पाए और जल्द ही देशों की पकड़ में भी आ सके? देखिए, भारत का अगर रेड कॉर्नर नोटिस जाता है तो वो NCB, नेशनल क्राइम ब्यूरो के माध्यम से जाता है। भारत का नेशनल क्राइम ब्यूरो CBI है। किसी भी एजेंसी को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराना होता है तो वो CBI के पास आते हैं। वहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर हैं इंटरपोल के, उनका पूरा काम यही है, रेड कॉर्नर नोटिस को डील करना और इंटरपोल रिलेटेड जो दूसरे काम है उनको डील करना। तो जो इंटरपोल को हम रेड कॉर्नर नोटिस के लिए डेटा भेजते हैं, उसका एक परफॉर्मा है, वो डेटा उस परफॉर्मा के अनुसार भेजना चाहिए। अगर
डेटा भेजने में कोई कमी रह जाती है तो इंटरपोल फिर बैक रेफरेंस करती है, उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज समझने की है वो ये है कि जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस हैं या जो रिलीजियस मैटर्स हैं, उसमें अगर आप कोई भी देश, भारत या कोई भी और देश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराना चाहता है तो इंटरपोल इसके लिए मना कर देती है। ये सिर्फ एक देश का नहीं है, ये सभी देशों के लिए ये डिफिकल्टी है। और मैं समझता हूं कि ये इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो जब तक इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जाएगा तब इन मामलों में जो प्रतिबंध है रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का उसको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन जो देर होती है ये छोटा मुद्दा है, वो आपको बढ़ा देंगे तो देर कम हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ज्यादा देर नहीं होती है, अगर आप ठीक से कागज बना के भेजते हैं तो लगभग 30 दिन में नोटिस जारी हो। शर्मा जी, ऐसे में दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आना चाहूंगी, क्योंकि डेटाबेसेस की बात विक्रम जी ने भी की और आज भी इंटरपोल के अध्यक्ष ने इस बात को सामने रखा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेटा शेयर नहीं करते। उन्होंने यौन शोषण का ही उदाहरण दिया कि जिस पर डेटाबेस में मात्र 38 देश हैं जिन्होंने डेटा साझा किया है। कहां तक डेटा साझा करना या जो डेटाबेसेस में डेटा अवेलेबल है अलग अलग क्राइम्स को लेकर, उससे हमें भी फायदा हो पाता है? देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये पुलिस ऑफिसर्स क्लब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सबके सहयोग से ही चल सकता है। जो इंटरपोल की फंक्शनिंग है ये इंटरनेशनल लॉ में किसी भी देश के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इंटरपोल की फंक्शनिंग सॉवरेन फंक्शनिंग नहीं है। इंटरपोल की फंक्शनिंग सॉवरेन नेशंस के सहयोग पर निर्भर करती है। तो सहयोग सबको करना पड़ेगा। एक चीज याद रखने की है, अगर कुछ देश अपना डेटा किसी क्राइम के बारे में या कुछ क्राइम्स के बारे में नहीं देते हैं तो जब उनको जरूरत पड़ेगी, उनके ऊपर कठिनाई आएगी तो इंटरपोल भी उनके साथ सहयोग नहीं करेगी। मेरा मुख्य बिंदु यह है कि सहयोग आवश्यक है। सहयोग को दबाव से नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये सॉवरेन एंटिटी नहीं है, ये कोऑपरेटिव एंटिटी है। ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कह लीजिए, पुलिस ऑफिसर क्लब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो सहयोग जो है वो स्वेच्छा से हर देश को करना पड़ेगा। अब जैसे डी साहब ने कहा 195 मेंबर हैं इसके, अगर मेंबर बने हैं तो स्वेच्छा से बने हैं और वो चाहते हैं कि उनको लाभ मिले। उनको लाभ तभी मिलेगा दूसरों को लाभ देंगे। तो ये अड़चन क्यों है मेरे समझ में नहीं आ रही है, और अड़चनें ऐसी होती रहती हैं। कुछ देशों में डेटा बेस ही नहीं है। जैसे इंडिया में है, हम क्राइम इन इंडिया फिगर निकालते हैं, बड़ा ऑथेंटिक फिगर है जी। में ये फिगर ही नहीं है। अफ्रीका के बहुत देश हैं उनमें फिगर ही नहीं है। तो क्योंकि पुलिस सिस्टम हर देश का अलग अलग है, कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है डेटा को मेंटेन करने का, इसलिए ये डिफिकल्टीज होती रहती हैं। लेकिन उस सब के बावजूद मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आज इंटरपोल के पास कुछ विषयों पर बहुत बड़ा डेटाबेस है। बड़ा ये रिपोजिटरी है, एक फिंगरप्रिंट्स की, लाखों फिंगरप्रिंट है। दूसरा डीएनए प्रोफाइल्स की, तीसरा फेशियल रिकॉग्निशन किट्स की, चौथा साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स की, और पांचवा प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स की। और तो इंटरपोल की सबसे बड़ी खूबी है जिसको समझने की आवश्यकता है, और ये बताया चुका है, मैं इस पर दोबारा जोर देना चाहता हूं कि क्राइम हैज बिकम ग्लोबल। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम हम बात करते हैं, वो तो एक पॉजिटिव सेंस में करते हैं, लेकिन क्राइम के सेंस में बात करें तो वास्तव में विश्व एक कुटुंब हो चुका है। एक पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ उस देश की सीमा तक रहता है। अगर क्रिमिनल भागकर दूसरे देश की सीमा में चला जाता है तो उस देश की पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहता है। इसलिए दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और वो सहयोग इंटरपोल के माध्यम से ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पर कैसे क्राइम्स हैं, वो ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, टेररिज्म डी साहब ने कहा, साइबर क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, आईपीआर इंफ्रिंजमेंट रिलेटेड क्राइम्स हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम है।
ये बहुत बड़ा चार्टर है। लंबी फेहरिस्त है ये, और देखें तो इस सभी क्राइम्स में आपने सही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाव हो रहा है। विक्रम जी, ऐसे में चूंकि आप तो पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे में किस तरीके से आपको इंटरपोल जैसी संस्थाओं का जो डेटा है वो प्रयोग करने में सहायता मिली? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि स्थानीय कल्याण के लिए वैश्विक सहयोग, यही मंत्र दिया आज प्रधानमंत्री ने। किन मायनों में इंटरपोल का ये डेटाबेस स्थानीय स्तर पर विभिन्न देशों की पुलिसों का, आपके उदाहरण से समझना चाहते हैं, अपराध पर नियंत्रण करने में सहायक रहता है? ममता जी, हम तो बहुत सीमित संसाधनों से काम करते हैं और हमारा कितने भी संसाधन हो उसका कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं होता है। अगर मान लीजिए, चलिए मैंने माना कि मैं उत्तर प्रदेश का डीजीपी हूं, सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और अगर देश होता तो 5वां सबसे बड़ा देश होता उत्तर प्रदेश। लेकिन जो डेटाबेस फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का है, फिंगरप्रिंट्स का है, डीएनए का इंटरपोल के पास है, वो किसी प्रदेश को छोड़ दीजिए किसी देश के पास भी नहीं होगा। मोडस ऑपरेंडी और जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसका भंडारण भी इंटरपोल के ही पास है। इसके अलावा जो उसके पास जो डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम है, मानव तस्करी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, नार्को टेररिज्म है, ये तमाम चीजों का जो भंडारण है। अब अगर कोई समस्या आती है अंतरराष्ट्रीय अपराध के बारे में और इंटरपोल से वांछित समन्वय चाहिए, तो सीबीआई के माध्यम से, जैसा कि श्रीमती शर्मा साहब ने फरमाया है, इस चीजों के बारे में वांछित समन्वय और वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया गया भी है, और उसके माध्यम से बड़े उसके सकारात्मक और सफल परिणाम भी आए हैं। क्योंकि जो डेटाबेस जिस प्रकार का उसमें आलोक आता है इंटरपोल के माध्यम से, उसके डेटाबेस के माध्यम से, या उनका जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर जब हम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाती है ममता जी। और इसलिए अगर आप सकारात्मक रूप से देखें तो वो बहुत अच्छे इसके परिणाम आते भी हैं और आए भी हैं। लेकिन जैसे मैं एक मिसाल और देना चाहूंगा कि थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, कि चीन ने उइगर मुस्लिम्स के बारे में 300 रेड कॉर्नर नोटिस देने के बारे में कहा, नामंजूर हो गया। टर्की ने यही किया, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी थे उनके बारे में ऐसी ही रिक्वेस्ट भेजी, इंटरपोल ने मना कर दिया। लेकिन अगर सकारात्मक केवल अपराध संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहे, मोडस ऑपरेंडी और अनुसंधान को लेकर के अगर ज्ञानार्जन करना चाहें, तो इंटरपोल एक बहुत बड़ा मंच है, ये सही है। लेकिन जहां पर खुले मंतव्य से कार्य किया जाता है उसके बड़े ही सकारात्मक और अच्छे परिणाम आए। जी बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी, जैसे हमने आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की भी बात की थी कि भ्रष्टाचार चूंकि आतंकी फंडिंग से जुड़ा हुआ है मुद्दा है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया। ऐसे में क्या, क्योंकि वित्तीय अपराध पर भी काम करता है इंटरपोल, उस पर लगाम कसने के लिए हम लगातार देखते हैं कि हमारे देश में भी जैसे एनआईए जगह जगह के ऊपर छापे मारता है, जो उनको लगते हैं टेरर मॉड्यूल्स मिलते हैं उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या इस मायने में इंटरपोल भारत के लिए या विश्व के अन्य देशों के लिए आतंकी फंडिंग पर नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण रहता है? मैं सीबीआई में 20 साल रहा हूं और भारत का एनसीबी है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूं कैसे इंटरपोल काम करता है, कैसे मदद करता है। सबसे पहला तो ये है कि क्रिमिनल देश छोड़कर जब भाग जाता है, बड़ा क्रिमिनल, तो उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट करते हैं। डीजी साहब यूपी के हमारे पास हैं, मौजूद हैं, उनको पता है कि एक बबलू श्रीवास्तव एलियास ओम प्रकाश श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति था, क्रिमिनल था, मास मर्डरर था। उसने कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को इलाहाबाद में मार दिया था। क्या जी, नेपाल भाग गया और नेपाल से भागकर वो दुबई चला गया। तो एक दूसरी औरत के साथ में एक बच्चे को लेकर नाम बदलकर वो सिंगापुर जा रहा था। तो हमने इंटरपोल नोटिस जारी किया हुआ था। वो इंटरपोल नोटिस जो रेड कॉर्नर नोटिस, वो इंटरपोल के माध्यम से सिंगापुर के पास पहुंचा हुआ था। तो जैसे ही वो वहां उतरा, उन्होंने उसका फोटोग्राफ वगैरह देखा, रेड लिस्ट पे था, उसको पकड़ लिया। फिर हमें खबर करी, हम रातों रात वहां भागे। मैं 2-3 बार सिंगापुर में गया और उसका एक्सट्रैडिशन करा के लाए। इस तरह से ये काम करता है रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से। दूसरा, सूचना, मोटस ऑपरेंडी सूचना है, ये दूसरी सूचनाएं हैं, वो उनसे मिलती हैं और उनका डेटाबेस है ऑर्गेनाइज के ट्रांसनेशनल क्राइम के बारे में। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री की आपने बात कही, करप्शन के बारे में भी इंटरपोल ने डेटाबेस तैयार किया हुआ है। तो ये सिर्फ अपना जो भंडारा है
इंटरपोल आपके साथ साझा कर सकती है, लेकिन क्रिमिनल को पकड़ के लाना या वहां से एविडेंस कलेक्ट करना वो इंटरपोल नहीं करती है, ये की पुलिस करती है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उस देश की फॉरेन मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करती है और फिर उस रिक्वेस्ट के आधार पर वो सर्चेज होती हैं, सीजर्स होते हैं, आदमी पकड़े जाते हैं, एक्सट्रेडिशन मजिस्ट्रेट के पास केस जाता है, वो सुनवाई करता है, तो इस तरह होता है। तो ये मतलब एक ट्रिगर है जो सब देशों को एक सूत्र में बांधता है। बिल्कुल, और फायदा बहुत है। जी बिल्कुल, यानी ये बात समझने की जरूरत है कि इंटरपोल काम कर रहा है, लेकिन अगर इस संगठित अपराध पर और आतंकवाद पर लगाम कसनी है तो विभिन्न देशों की पुलिसिंग को ही एकजुट होना होगा, सहयोग को आगे बढ़ाना होगा, मिलकर काम करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी और शर्मा जी हमारे साथ इस मुद्दे पर ये तमाम विचार साझा करने के लिए।